गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद फिलॉसफी। और फिजिक्स विद फिलॉसफी में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास में जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था उसको। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेसिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और हमने एक फार्मूला पढ़ा था आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फार्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करें आगे की तरफ। देखिए, इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ये एक टेबल है। इस टेबल में डिफरेंट कंडक्टर्स का रेसिस्टिविटी यहाँ दिया हुआ है। देखिए, सिल्वर का सबसे कम 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। फिर कॉपर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, एल्युमिनियम उससे ज़्यादा, और ऐसे बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। अलॉयज में कांस्टेंट 10 का 49 10⁻⁶। और इंसुलेटर्स का देखिए 10⁻12 13 14 15 16, इस तरह के रेंज का इंसुलेटर्स का वैल्यू, मतलब कंडक्टर्स कंडक्टर्स के केस में रेसिस्टिविटी की वैल्यू कम, और इंसुलेटर के केस में रेसिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा। इस टेबल को रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो डाटा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच करंट विल, क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसको 220 वोल्ट सोर्स दिया गया है, तो पूछ रहा है कि ये कितना करंट ड्रॉ करेगा। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम। ठीक है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर विल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो सबसे पहले हम लोग बल्ब के बारे में देखें। आपके पास एक बल्ब है 1200 ओम का, और आपके पास एक सोर्स दिया हुआ है, बैटरी दिया हुआ है 220 वोल्ट का। इस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा? 220। आपने पढ़ा है इस बल्ब के लिए अगर हम ओम्स लॉ लिखें, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉर बल्ब, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि किसी रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होता है? उस रेसिस्टेंस से फ्लो होने वाले करंट और उस रेसिस्टेंस के वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस। I करंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टेंस, R इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब एक वायर है, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसके पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इनके बीच में भी है, और इसका रेसिस्टेंस अगर आर है तो बी इज इक्वल टू आई। और ऐसा हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े हैं। इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, बी 220 इज इक्वल टू आई नहीं पता है, आर की वैल्यू दी हुई है 1200। सो आई इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 1200, इतना आपका एम्पियर आ जाएगा। देखिए, 220/1200 0.18 एम्पियर। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 0.18 एम्पियर। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ दिया कि हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ। अब बल्ब के बदले कोई हीटर है, ठीक है, और इसको किसी 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। अगर इसका कॉइल का अगर रेसिस्टेंस 100 ओम है, तो पूछ रहा है कि बताइए कितना करंट ये ड्रॉ करेगा। अगेन फार्मूला लगेगा ओम्स लॉ का, 220 इज इक्वल टू, सपोज करंट फ्लो होने वाला आई एच मल्टीप्लाइड बाई 100। सो आई एच इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 100, 2.2 एम्पियर। देखिए, एक चीज नोट कीजिए, बल्ब का रेसिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, तो उसका करंट क्या है? कम है। 0.18 एम्पियर क्या है? बल्ब से पास होने वाला करंट। हीटर का रेसिस्टेंस देखिए कम है, तो इससे पास होने वाला करंट क्या है? ज़्यादा है। मैंने कल आपको बताया था रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी तो फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू उससे ज़्यादा हो जाएगी। अगर रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे करंट घट जाएगा, रेसिस्टेंस घटा देंगे करंट
बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इस आपने जो क्वेश्चन देखा वो सिंपल ओम्स लॉ पे बेस्ड है। V इज इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू दी हुई, आर की वैल्यू दी हुई, आप आई कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, देखिए इस क्वेश्चन को, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। सपोज ये है आपका इलेक्ट्रिक हीटर और इसके पोटेंशियल टर्मिनल्स के बीच के कितने दिए हुए हैं, 60 वोल्ट, ये दिया हुआ है आपका। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब इससे 4 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर इसके वोल्टेज को बढ़ा के दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। सपोज ये रेसिस्टेंस क्या है, आर है, आप लिख सकते हैं इस रेसिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू 60, आई इज इक्वल टू 4, सो यहाँ से आर निकल जाएगा 60/4, 15 ओम, 15 ओम। आर अगर मालूम चल गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि अगर 60 को चेंज करके 120 कर दिया जाए तो क्या होगा। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 60 के बदले 120 कर दिया गया, रेसिस्टेंस से 15 ओम ही रहेगा, तो करंट कितना हो जाएगा। अगेन V इज इक्वल टू आई लगाएंगे तो 120 इज इक्वल टू 15 इंटू आई, एंड आई इज इक्वल टू 120/15, सो 8 एम्पियर। देखिए पहले करंट कितना था, 4 एम्पियर, अभी करंट कितना है, 8 एम्पियर। करंट दुगना होगा, क्यों, आपने वोल्टेज को क्या किया, डबल कर दिया। आप सिंपल देख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, आर क्या है, कांस्टेंट, सो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। जब ये 60 था तो ये 4 था, जब 120 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर दी गई तो आपसे पूछ लिया गया कि करंट की वैल्यू कितना चेंज कर देगा, प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ L, लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। देखते हैं क्वेश्चन को, पहले ध्यान से पढ़ें। रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1, एक मेटल वायर है, इसका रेसिस्टेंस 26 ओम दिया हुआ है, इसकी लंबाई दी हुई है 1 मीटर। ये सारी घटना कब हो रही है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3, अगर ये वायर का डायमीटर, इसकी बात कर रहा है, दिस वन, दिस लेंथ कितना है ये, 0.3 mm, मिलीमीटर। व्हाट विल रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी आपसे पूछ रहा है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखिए यहाँ से रो इज इक्वल टू हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एल। आर की वैल्यू 26, ए की वैल्यू, अगर ये वायर का रेडियस आर है तो πr² डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू 1। ये हो गया आपका रो इज इक्वल टू 26 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना होता है, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, d/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 26 इंटू पाई इंटू डी की वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻³ mm को हम मीटर में बदल दिया, और इसका होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर ये इतना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं रफली हमारा आंसर कितना आ रहा है। देखिए 26 इंटू पाई इंटू 1/4, इधर कितना बचा, 0.3 इंटू 0.3, बाहर में कितना बचेगा, 10⁻⁶। 10⁻⁶ ऑर्डर का है, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 1.84, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, a wire of given material having a length L, वायर का लेंथ L दिया हुआ है,
एक वायर है आपके पास, उसका लेंथ देखिए एल दिया हुआ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है, और उसका रेसिस्टेंस है आर। सपोज ये है आपका वायर, इसका लेंथ एल है, एरिया ए है, और इसकी रेसिस्टेंस जो है वो 4 ओम दी है, तो आर इजिकल टू 4 ओम, 4 इजिकल टू हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। अगर एक दूसरा वायर बना जाए इसी मटेरियल का, जिसका लेंथ आधा हो, लेंथ कितना हो, L/2 हो जाए, और एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 2a हो जाए। सपोज दूसरा रेसिस्टेंस है वो आर डैश होगा, सो आर डैश लिख सकते हैं रो, रो तो मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो रो वही रहेगा, एल के बदले हो जाएगा L/2, और ए के बदले हो जाएगा 2a। यहाँ से देखिए रो L/4 × a, देखिए रो L/a, यही क्या था आपका, आर था, तो कितना हो जाएगा R/4, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी थी, 4 ओम, तो आर डैश की कितनी हो जाएगी, 4/4 = 1 ओम। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कुछ, जैसे भी इजिकल टू आर में दो पैरामीटर दे देगा, तीसरा पूछ लेगा भी, और आर दे दिया, आई पूछ लिया। आर इजिकल टू रो एल वाई में आपको एल दे देगा, ए दे देगा, और असिस्टेंस देगा, रो पूछ सकता है। चार चार में से इन चार में से इन चार में से कोई तीन पैरामीटर देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह क्वेश्चन आपको सिंपल सिंपल फ्रेम किए जा सकते हैं रेसिस्टेंस के ऊपर। अब देखिए, अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए। इसका हेडिंग है रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। जब एक रेसिस्टेंस है तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, हमने देखा सिस्टम ऑफ रेसिस्टर मतलब ढेर सारे रेसिस्टर्स हों, उनका कुछ कनेक्शन हो, वैसी स्थिति में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, ये हम लोग निकालना इस टॉपिक के अंतर्गत सीखेंगे। देखिए, रेसिस्टेंस का तीन तरह से ग्रुपिंग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है सीरीज, एक होता है सीरीज ग्रुपिंग, एक होता है पैरेलल, और एक होता है मिक्स। अब ये तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है, आप देखिए। सबसे पहले इससे इंपॉर्टेंस को समझिए, उसके बाद हम लोग इस ये क्या है उसके बारे में समझेंगे। सपोज आपको चाहिए 8 ओम, ध्यान रखिएगा, आपके पास 8 ओम नेट रेसिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपके पास जो वायर है वो 8 एम का नहीं है, 8 ओम का आपके पास वायर नहीं है। आपके पास जो वायर है, एक वायर है 4 ओम का, ऐसा, दूसरा वायर है 3 ओम का, ऐसा, और एक वायर है 1 ओम का, इस तरह का। आपको कितना चाहिए, 8। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए इस तरह से, रेसिस्टेंस आपस में जुड़ जाए, 4 + 3 + 1 8 हो जाए, तो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। भले ही हमारे पास एक कंप्लीट रेसिस्टेंस 8 ओम का नहीं था, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ के हमने एक कंप्लीट रेसिस्टेंस 8 ओम का बना लिया। तो किसी रेसिस्टेंस को इस तरह से अगर जोड़ा जाए, ठीक है, वो सिंपल एडिशन हो जाए रेसिस्टेंस का, तो इस तरह के ग्रुपिंग को हम लोग सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। मतलब सीरीज ग्रुपिंग का फायदा क्या है, आपका रेसिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं, एक में से कुछ जोड़ा, उसमें तीसरा जोड़ा, इस तरह से आप जोड़ते जोड़ते बड़ा रेसिस्टेंस बना सकते हैं। तो सीरीज ग्रुपिंग में जो नेट रेसिस्टेंस बनता है, जो नेट रेसिस्टेंस बनता है वो कैसा होता है, ग्रेटर वैल्यू का होता है। अब देखिए, 4 3 और 1, तीनों को जोड़ दिया, बन गया 8। ये 8 जो है वो 4 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, और 1 से भी बड़ा है, इन तीनों से बड़ा है वो, ठीक है। तो जब आपको ज़्यादा बड़ा रेसिस्टेंस चाहिए होता है तो रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। अब सीरीज ग्रुपिंग क्या है हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज ग्रुपिंग, कैसे ये हमारा वैलिड होगा कि नहीं, इस तरह का एडिशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, आपके सामने ये एक सर्किट रखा हुआ है। इस सर्किट में तीन रेसिस्टेंस है आपके पास, R1 R2 R3, और किस तरह से जुड़ा हुआ है देखिए।
R1 के एक एंड को R2 के दूसरे एंड से जुड़ा हुआ है, R2 के दूसरे एंड को R3 के पहले एंड से जुड़ा हुआ है, इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है, मतलब सीरियली ये लोग जुड़े हुए हैं। इसको सीरीज ग्रुपिंग क्यों बोलते हैं, और कैसे पहचानेंगे कोई कोई रेसिस्टेंस सीरीज ग्रुपिंग में है, कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये सर्किट में तीन रेसिस्टेंस है, एक की है आपके पास, एक बैटरी लगा हुआ है, और ये एमीटर लगा हुआ है। जब बैटरी से करंट निकलेगा तो जितना करंट R1 से जाएगा उतना ही R2 से जाएगा, उतना ही R3 से जाएगा, मतलब सेम करंट, सेम करंट। ध्यान दीजिएगा, हम सेम वैल्यू की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, वो सेम करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम जो इसमें गया वही उसमें भी, जो R1 में गया वही R2 में गया, वही R3 में गया, और इस तरह कंडीशन है, तो हम लोग बोलेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में ग्रुपिंग किए हुए हैं। इसका फायदा क्या है, देखिए, सपोज R1 रेसिस्टर की बात कीजिए, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं इसके थ्रू, ओम्स लॉ अगर लगाएं, ओम्स लॉ लगाएं किसके लिए, फॉर R1, सपोज इसके अगर जो वोल्टेज है वो कितना है, V1 है, इसके लिए वोल्टेज है वो कितना है, V2 है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V3 है, और इन सबसे रेजिस्टेंस की करंट कितना पास हो रहा है, I। तो ओम्स लॉ लगा के हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू IR1, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर इन तीनों रेसिस्टेंस को हटा के इनके बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा दिया जाए, तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये एमीटर, ये आपकी बैटरी, और ये की, तो ये बन गया आपका सर्किट। यहाँ से करंट आई, और ये आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सेम बैटरी भी है। ऐसी स्थिति में जब इन तीनों रेसिस्टेंस को इनके इक्विवेलेंट के बदले हम लोग रिप्लेस कर दिया है, इन तीनों रेसिस्टेंस के बदले हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा दिया है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। इक्विवेलेंट कहने का सेंस क्या है? इक्विवेलेंट कहने का सेंस ये है कि अगर इसको, इन तीनों को अगर पहले V वोल्ट की बैटरी से एनर्जी दी जा रही थी, तो ये तीनों मिलके I करंट ड्रॉ कर रहे थे, V वोल्ट से I करंट ये लोग ड्रॉ कर रहे थे। तो अगर ये रेसिस्टेंस इन तीनों का इक्विवेलेंट है, तो इसे भी अगर सेम वोल्टेज दिया जाए वो सेम करंट ड्रॉ करेगा। मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V, और इससे करंट कितना होगा, I। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए इसने I ड्रॉ कर लिया, तो हम लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इन तीनों का इक्विवेलेंट। जो काम ये तीनों मिल के कर रहे थे, वो काम ये अकेले कर रहा है। सो दिस रेसिस्टेंस इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस थ्री। इन तीनों के बदले ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। किस मायने में इक्विवेलेंट है? जितना वोल्टेज इसको दे रहे थे उतना ही वोल्टेज अगर इसका दिया जाए, तो ये तीनों मिलके जितना करंट ड्रॉ कर रहे थे उस वोल्टेज से, उतना ये अकेले ड्रॉ करेगा। तो ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए, ये टोटल वोल्टेज कितना है, इस सर्किट में टोटल वोल्टेज जो है, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज V है, ये भी तीन पार्ट में बना है, देखिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू, इसी वोल्टेज का बंटवारा इन तीनों में हुआ है, इसी सीरीज ग्रुपिंग में जो बैटरी का वोल्टेज है उसी का बंटवारा इन रेसिस्टेंस के थ्रू हुआ है। तो V इज इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू यहाँ से रखिए, आई आर इक्विवेलेंट। V1 की वैल्यू यहाँ से रखिए, IR1 प्लस V2 के बदले IR2, V3 के बदले IR3। आई सब में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, कट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब R1 R2 R3 को इस तरीके से जोड़ा जाए तो ये तीनों मिलके एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के बराबर हो सकते हैं, और वो वैल्यू कितना होगा, इन तीनों के सम के बराबर होगा। दिस इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, आर इक्विवेलेंट इन तीन चीजों का सम है, इसका मतलब ये R1 से भी बड़ा है, R2 से भी बड़ा है, और R3 से बड़ा है। तो एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट
is greater than the greatest individual resistors in series। सीरीज कनेक्शन में जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है उससे भी बड़ा होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सीरीज ग्रुपिंग में अगर आपको 3 रेसिस्टेंस या 4 रेसिस्टेंस या 5 रेसिस्टेंस अगर जुड़ा हुआ है, सपोज 2 रेसिस्टेंस, एक 4 ओम का है और एक 5 ओम का है, ये 4 ओम का है 5 ओम का, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों के बदले इक्विवेलेंट कितना ले सकते हैं? 4 + 5 तब 9। ये सिंपल अलजेब्रिक सम हो गया, सिंपल आपने जोड़ दिया, वही इसका नेट वैल्यू आ गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। सीरीज ग्रुपिंग का ये फायदा है कि रेसिस्टेंस सिंपली जुड़ जाते हैं इक्विवेलेंट में। ठीक है, देखिए अब एग्जांपल देखिए। मैंने बताया था 3 तरह से ग्रुपिंग करते हैं सीरीज, सीरीज, पैरेलल और मिक्स। सीरीज आपने देख लिया, ठीक है, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा कनेक्ट किया रेसिस्टेंस को, इस तरह से कनेक्ट किया कि सेम करंट तीनों रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रहा था, तो हम बोलते थे कि ये रेसिस्टेंस क्या है? सीरीज में है। अब यहाँ देखिए, इस तरह से जोड़ा गया कि R1 R2 R3 तीनों का इंड पॉइंट, इन तीनों का जो इंड पॉइंट है, इन तीनों का जो इंड पॉइंट है, देखिए इसका इंड पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ, इसका इंड पॉइंट भी यहीं जुड़ा हुआ, इसका इंड पॉइंट यहीं जुड़ा, और दूसरा जो इंड पॉइंट है देखिए यहाँ जुड़ा हुआ। इन तीनों रेसिस्टेंस का इंड पॉइंट क्या है? सेम है। तीनों रेसिस्टेंस के एक इंड एक जगह जुड़ा हुआ है, दूसरा इंड दूसरा जगह जुड़ा हुआ है। देखिए ऐसी स्थिति में इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन पॉइंट्स सेम। अगर रेसिस्टर का इन पॉइंट सेम है तो हम कहते हैं रेसिस्टर क्या है? पैरेलल में। और ऐसा होने से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर क्या होगा? सेम होगा। मतलब अगर भी आपने वोल्टमीटर ला के देखा, अगर भी वोल्ट इसके थ्रू है तो सबके थ्रू क्या होगा? भी ही होगा। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब रेसिस्टेंस के इन पॉइंट्स सेम हो, मतलब उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाए, तो वो सारे रेसिस्टेंस पैरेलल में कहे जाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये तीनों ने मिल के I1 करंट ड्रॉ किया, यहाँ पे करंट आएगा, इधर जाएगा, कुछ बंटवारा हो जाएगा I1, इधर कुछ I2, इधर कुछ I3। ठीक है, इस तरह से अब देखिए रेसिस्टेंस R1 है लेकिन वोल्टेज कितना है उसमें? V। तो हम कितना लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू I1 R1। अगेन R2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फॉर R2 V इज इक्वल टू I2 R2। और R3 के लिख सकते हैं, R3 के लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I3 R3। ठीक है, इन तीनों रेसिस्टेंस के लिए हमने ओम्स लॉ लिख दिया। ओम्स लॉ क्या बोलता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फ्लोइंग करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तीनों को लिख दिया। V इज इक्वल टू I1 V इज इक्वल टू I2 R2 V इज इक्वल टू I3 R3। ठीक है, अगर इन तीनों को हटा के एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगाया जाए, जिसका नाम रखे R इक्विवेलेंट, इस तरह से लगाया जाए कि ये बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ करे जितना ये तीनों मिल के कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है इन तीनों का इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी दिया तो कितना लिया? आई करंट लिया, सो भी इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा अब यहाँ देखिए, ये जो करंट आ रहा था इसी का बंटवारा हुआ है तीनों में, तो नेट सम कितना होगा? आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब आई, यहाँ से आई कितना होगा? V बाई आर इक्विवेलेंट। यहाँ से I1 कितना होगा? V बाई R1। यहाँ से I2 कितना होगा? V बाई R2। R3 कितना होगा? V बाई R3। सो I is equal to V by R equivalent is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3
V को कॉमन ले लीजिए, V बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, B से भी कैंसिल आउट, इज विल इक्वल टू 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जब रेसिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब चेक करते हैं। सपोज R1 R2 R3 की वैल्यू 4 3 और 1 है। देख लीजिए रख के, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/1। कितना हुआ ये? 1/4 12, 3 + 4 + 12 16, 19/12। 1/R equivalent is equal to 19/12, so R equivalent is equal to 12/19। अब देखिए कितना हो रहा है, एक से छोटा आ रहा है। आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है एक से छोटा है। सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन है? 1 ओम। उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, सबसे छोटा 1। और इक्विवेलेंट कितना आया? छोटे से भी छोटा। तो पैरेलल केस में लिखते हैं कि आर इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका प्रैक्टिकल यूज देखिए, आपको दो रेसिस्टेंस है आपके पास। ठीक है, एक है 2 ओम का, और दूसरा भी आपके पास 2 ओम का है, और आपको चाहिए 1 ओम का रेसिस्टेंस। सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 हो जाएगा। इसको सीरीज में अगर जोड़ दें तो ये 2 + 2, इस तरह सीरीज ग्रुपिंग होता है। एक के इनसे दूसरे का स्टार्टिंग जुड़ा होता है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? एक। अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ दें, मतलब इन पॉइंट सेम कर दें, ठीक है, सेम कर दिया, 2 और 2, तो लिखेंगे फार्मूला 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1, सो R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1। आपने 2 ओम के दो रेसिस्टर से क्या बना दिया? 1 ओम का एक रेसिस्टर बना दिया। तो आपको जब दिया हुआ रेसिस्टेंस बड़ा हो और रिक्वायरमेंट छोटा हो, तो आप किसकी तरफ जा सकते हैं? पैरेलल ग्रुपिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा है मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग देखिए, आपके पास रेसिस्टेंस है, सपोज आपके पास रेसिस्टेंस है 4 3 2 2। ठीक है, और आपको चाहिए 8 ओम का रेसिस्टेंस। इन चारों से 8 ओम कैसे बनाए? देखिए, चार सबको सीरीज में जोड़ दें तो 4 + 3 7 + 2 9 2 11, टोटल 11 हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए। अगर पैरेलल में जोड़ दें, सबसे छोटा कौन है? 2। इक्विवेलेंट क्या होगा? छोटे से भी छोटा, मतलब 2 से भी छोटा। हमें क्या चाहिए? 8। तो पैरेलल में जोड़ सकते हैं। इसका टेक्निक लगाइए। ये रहा 4, इसमें जोड़िए 3, और 2 के पैरेलल में 2 को जोड़ दीजिए। देखिए, 4 3 और 2 पैरेलल में क्या बन जाएगा? 1 ओम बन जाएगा। अब देखिए तीनों सीरीज में हो गए, 4 + 3 + 1 कितना हुआ? 8 ओम। तो जो रेसिस्टेंसेस हैं आपके, उसको कनेक्ट हम लोग करते हैं, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कनेक्ट करते हैं। सीरीज ग्रुपिंग हमें एक ऑप्शन देता है कि जो आपके पास अवेलेबल रेसिस्टेंस है उनका सम आप ला सकते हैं, या उनसे बड़ा आप रेसिस्टेंस बना सकते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग आपके पास एक ऑप्शन देता है कि आप जो रेसिस्टेंस अवेलेबल है उससे छोटे वैल्यू के रेसिस्टेंस आप प्राप्त कर सकते हैं। और मिक्स ग्रुपिंग इन दोनों के बीच का रास्ता आपको बताता है कि कोई भी डिजायर्ड वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल रेसिस्टेंसेज है। ठीक है, इसमें देखिए आगे, इस आपको दिया हुआ है। देखिए, in the series combination of resistors the current is the same in every part of the circuit of the same current through it, same current। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका कि 3 रेसिस्टेंस लगा दिए हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, इसके वोल्टेज V3,
और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी है, तो अगर आप मेजर करेंगे तो मालूम चलेगा कि भी इज इक्वल टू तीनों का सम के बराबर है। और ऐसा है तो भी इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 लिख सकते हैं। और इस तरह से हम लोग आई आर इज इक्वल टू IR1 + IR2 + IR3 लिख सकते हैं। और यहाँ से हम R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 प्रूव कर सकते हैं, जो हमने अभी किया है, जस्ट हमने किया है। ठीक है, यही था, इसका सहारा लिया था हमने, और ये इक्विवेलेंट का था। तो यहाँ से हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था, हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए एक एग्जांपल है, देख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम। ये रेसिस्टेंस है आपके पास, ये ओम, सॉरी, लैम्प है, इसका रेसिस्टेंस कितना है? 20 ओम है। इसका रेसिस्टेंस है 20 ओम रेसिस्टेंस है, और कंडक्टर 4 ओम रेसिस्टेंस का है। ठीक है, ये 20 ओम है। अब मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि किसी भी बल्ब, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को आप उसके रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बल्ब को 20 ओम लिख सकते हैं। ये 6 वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये कैसे कनेक्टेड है? जो करंट यहाँ से निकला, दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट हो रहा है। जो 4 ओम से जा रहा है वही 20 ओम से भी जा रहा है। सेम करंट मतलब सीरीज, सीरीज ग्रुपिंग है, मतलब रेसिस्टेंसेस क्या होंगे? सिंपल जुड़ जाएंगे। 4 + 20 टोटल कितना हो जाएगा? 24 ओम। तो पहला जो आपसे पूछा था टोटल रेसिस्टेंस, वो मालूम चल गया। द करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट से कितना करंट जाएगा? आई इज इक्वल टू वोल्टेज 6 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना है? 24, कितना हुआ? 1/4। ये भी मालूम चल गया। तीसरा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है कितना होगा? करंट I इंटू 4। आई की वैल्यू कितना है? 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। इसके थ्रू अगर वोल्टेज V2 है तो V2 इज इक्वल टू सेम करंट I इधर भी आएगा, I इंटू 20। आई की वैल्यू 1/4 इंटू 20, 5 वोल्ट। देखिए इधर 1 वोल्ट, इधर 5 वोल्ट। एंड 1 + 5 इज इक्वल टू 6, मतलब 6 वोल्ट का बंटवारा हुआ है। 1 वोल्ट इसको मिला और 5 वोल्ट बल्ब को मिला। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है? वोल्टेज का जो टोटल वोल्टेज है वो रेसिस्टेंसेज में बंट जाते हैं। ठीक है, किसके हिसाब से? रेसिस्टेंस के हिसाब से। जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। इसका 4 है 1, 20 है तो 5। इसका रेसिस्टेंस इसकी तुलना में 20 ओम जो है 4 की तुलना में 5 टाइम्स है, तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी इसकी तुलना में 5 टाइम्स। ठीक है, ये सब अगर आप दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैरेलल रेसिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाया, देखिए तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में है, वोल्टेज लगाया यहाँ पे, करंट का डिवीजन किया है, देखिए। ठीक है, लिखा टोटल करंट इज इक्वल टू I1 + I2 + I3, और फिर उसको वोल्टेज का फॉर्म में लिख के फार्मूला डिराइव कर लिया, ये वाला जो कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। देखिए इससे बेस्ट एक क्वेश्चन है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 11.10, सपोज द रेसिस्टेंस R1, R2 and R3 have the values 5, 10, 30 respectively, which have been connected to a battery of volt. Calculate the current through each resistor, the total current in the circuit, and the total resistance. 11.10. This is your 11.10, ये सर्किट है। R1, R2, R3 की वैल्यू बता रहा है इसमें। सर्किट ड्रॉ कर लें हम लोग। आपके पास तीन रेसिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, 5, 10 एंड 30। अब 1/R इक्वल अगर निकालने जाइएगा कितना हो जाएगा? 1/30 + 1/5 + 1/10। ठीक है, 30, 1 + 6 + 3, 10/30। So R equivalent is equal to 30/10 is equal to 3 ओम, 3 ओम आएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है?
कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टर, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होगा, I1। I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 इस वोल्टेज के बराबर V/5। V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट। 12/5 कितना होगा ये, 2.4। 2.4 एम्पियर। इसके थ्रू पता करना है भी कितना, 12 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा, 1.2। इसके थ्रू देखिए, भी 12 डिवाइडेड बाई 30, कितना हो जाएगा ये, 1 से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, 0.4। ठीक है, अब देखिए, कम रेसिस्टेंस है ना, उसके थ्रू ज़्यादा ज़्यादा करंट जा रहा है। सबसे ज़्यादा करंट किसके थ्रू जा रहा है, 5 के थ्रू। रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती गई, करंट की वैल्यू घटती चली गई। ये होना ही है, जब भी बंटवारा होगा करंट का रेसिस्टेंस में, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, और जब यहाँ पहुँचा, इसके पास 3 रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते, 5, 10, 30। यहाँ आने के बाद इसका मालूम चलेगा आगे जो रास्ता है सबसे कम कठिनाई इसमें है, ये 4 लेन है। क्या करेगा, मैक्सिमम इससे चला जाएगा। ठीक है, कुछ लोग बेवकूफ़ रहेंगे, इधर से जाएंगे, और जो महामूर्ख रहेंगे किधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे। महामूर्ख थोड़ा कम लोग होते हैं, इसके थ्रू रेसिस्ट करंट कितना होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट पूछा होगा कि टोटल करंट कितना होगा, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों हमने निकाला हुआ पहले से है। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको मिक्स ग्रुपिंग के बारे में बोला था। देखिए, मिक्स ग्रुपिंग के एग्जांपल, 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में, 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा सीरीज में, R1 R2, 10 40। इसकी वैल्यू, R1 की वैल्यू 10, R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 40, कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। 44 प्लस 1, 5/40, 1/8, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 ओम। मतलब इन दोनों को हटा के हम कितना लगा सकते हैं, 8 ओम का एक सिंगल रेसिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, और इन तीनों को हटा के कितना लगाना पड़ेगा, देखिए, R3, R4, R5 कितना दिया हुआ है, 30, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। दिस इज 1/R इक्विवेलेंट। नीचे वाले सेक्शन के लिए तो कितना हो जाएगा, 62 प्लस 3 प्लस 1, 6/60, सो 1/10। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, इन तीनों के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल 10 ओम। अब देखिए, ये 8 और 10 सीरीज में है, 10 8 18। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू देखिए, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी, करंट कितना होगा, V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट 18, I इंटू 18, V की वैल्यू 12, I इज इक्वल टू 12/18। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप चाहे तो देखिए, 12/18, 0.67 एम्पियर, यही आंसर है। दिस इज एग्जांपल ऑफ मिक्स ग्रुपिंग। 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में, 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में, उनका जो कॉम्बिनेशन है, इन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, सीरीज में। तो ये मैक्सिमम टफ क्वेश्चन जो बनाए जा सकते हैं रेसिस्टेंस के ग्रुपिंग के ऊपर, वो यही सब क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर। ये 2 टॉपिक आपका बच गया, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये सारे वीडियो जब मैं जो हमने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे वीडियोज आपको हमारे ऐप पे भी मिलेंगे फ्री मटेरियल्स में। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। फिजिक्स विद फिलोसफी नाम से मेरा ऐप है। थैंक यू वेरी मच।